हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका आकाश सर और आप देख रहे हैं वर्चुअल विद्या यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एसएसटी पढ़ाता हूं जो क्लास 9 और क्लास 10 के होते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने इंडियन नेशनलिज्म में गांधी जी के बारे में पढ़ा है और आज के वीडियो में हम गांधी जी के सबसे पावरफुल इम्पैक्टफुल जो एक रेवोल्यूशन था या एक आंदोलन उन्होंने मूवमेंट जो चलाया था उसका नाम था असहयोग आंदोलन। इंग्लिश में उसका नाम है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसके बारे में ए टू जेड डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए, अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं या फिर आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, साथ ही साथ या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल का नाम है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। यह जो शुरू हुआ था आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और ये 1922 तक चला। आप देख सकते हैं स्क्रीन में 1920 टू 1922 ये मूवमेंट चलता है। चलिए इसके बारे में ए टू जेड हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं यह वीडियो। तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, नॉन कोऑपरेटिव इसका मतलब होता है असहयोग, मतलब आप किसी भी चीज़ में सहयोग ना करें। इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज़ में किसी का हेल्प ना करें। ठीक है, जैसे अंग्रेज़ जो भी काम बोले या अंग्रेज़ का जो भी काम होता था वहाँ भारतीय लोग ना जाए, उनका हेल्प ना करें किसी भी काम में, या उनके ऑफिस में ना जाए, उनके घरों में काम ना करें, उनके फैक्ट्रीज में काम ना करें, उनकी सारी चीज़ें को वो छोड़ दें। गांधी urged द कांग्रेस टू लॉन्च ए नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑन 3 इशूज़। गांधी जी ने 3 इशूज़ को, मेजर इशूज़ को लेकर के एक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किया था और इसका बात उन्होंने कांग्रेस में रखा था। ये 3 मेजर इशूज़ क्या थे? पहला था रिड्रेसल ऑफ द रॉन्ग कमिटी इन पंजाब दैट इंटायर द जलियांवाला बाग मैसेयर एंड द एट्रोसिटीज़ रिलेटेड टू द मार्शल लॉ। सो मैं आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे 1918 में ख़त्म होती है तो मार्शल लॉ के अगेंस्ट में अंग्रेज़ क्या करते हैं, भारत में रोलर एक्ट ला देते हैं। रोलर एक्ट क्या है? जिस पे बिना मुकदमा किए पुलिस किसी भी भारतीय को पकड़ सकती थी और जेल में बंद कर सकती थी। दूसरा इसमें प्रावधान था कि भारतीय लोग ग्रुप बना के, गुट बना के चल नहीं सकते, कहीं पर भी उनको फ्रीली घूमने फिरने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो वह था रोलर एक्ट। तो रोलर एक्ट के कारण भारतीय लोगों का जो भी अधिकार भी थोड़ी बहुत थी वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। तो इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ था अमृतसर में, जहाँ पर जनरल डायर नामक एक सैन्य अधिकारी ने जा कर के वहाँ पर गोलियों का बौछार करवा देते हैं, जिसमें कहा जाता है कि सैकड़ों लोग मारे जाते हैं जो भी उस बाग में उपस्थित थे उस समय। तो इतने लोग मारे जाते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे मेंस हो, चाहे स्मॉल चिल्ड्रंस हो, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स जो बूढ़े लोग भी थे वो भी मारे जाते हैं। तो ये जो जलियांवाला बाग मिसेरी हो जो होता है, इससे गांधी जी बहुत दुखी होते हैं और इसका मेन रीज़न होता है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट करने का। दूसरा है खलीफात इशू। ये खिलाफत इशू क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 2 गुट बने थे, आपको पता होगा, एक एलियंस पावर और एक एक्सिस पावर। एलियंस मतलब मित्र राष्ट्र, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये सब मित्र राष्ट्र में थे। और दूसरा था एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में मतलब धुरी राष्ट्र में थे टर्की, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, ये सब धुरी राष्ट्र में थे। तो क्या हुआ था, जो टर्की जो था वो धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर में था और भारत चूँकि इंग्लैंड का आधिपत्य था, भारत में कॉलोनी था, भारत इंग्लैंड का कॉलोनी था। तो भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करने के पहले अंग्रेज़ों को कहा कि अगर आप जो टर्की के खलीफा है, अगर आप जीत जाते हैं हम आपको मदद करेंगे। अगर आप जीत जाते हैं, जो टर्की के खलीफा हैं, जो ईसाई मतलब इस्लाम धर्म के जो सबसे बड़े गुरु हैं, खलीफा होते हैं, जो टर्की के राजा को कहा जाता है, तो उनको आप पदच्युत नहीं करेंगे, मतलब उनकी पोजीशन से हटाएंगे नहीं, प्लस उनको कोई अपमानित नहीं करेंगे आप। तो अंग्रेज़ों ने पहला ये बात मान लिया था। लेकिन जैसे ही 1918 में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ जीत जाते हैं, जब मित्र राष्ट्र जीत जाता है
एलियंस पावर और टर्की हार जाता है उस समय, तो अंग्रेज़ सबसे पहले क्या करते हैं, टर्की के राजा को उसके पद से हटा देते हैं, प्लस उसके जितने भी क्षेत्र हैं उसको आपस में बाँट लेते हैं, जिससे जो खलीफा है उसके जो पोजीशन है उसको क्षति पहुँचती है। तो इस क्षति से भारत के जो मुस्लिम हैं वो बहुत गुस्सा होते हैं और वो खिलाफत मतलब वो जो भी बात बोले उसके खिलाफ करना, मतलब उसके उल्टे काम करना, ऐसा इस तरह का वो भी एक आंदोलन मूवमेंट शुरू किए रहते हैं। उर्दू शब्द है ये खिलाफत, जिसका इंग्लिश में हम नॉन कोऑपरेटिव को ही उर्दू में खिलाफत कहेंगे, हिंदी में असहयोग कहेंगे। तो गांधी जी ने इस आंदोलन में सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम को एक किया था। बहुत बड़ा इम्पैक्ट था ये। इसके साथ और एक पॉइंट था, एक्कम्प्लाइजमेंट ऑफ स्वराज। एक्कम्प्लाइजमेंट ऑफ स्वराज का मतलब क्या है? इसके पहले जितने भी कांग्रेसी नेता थे वे सोचते थे कि हमको अंग्रेज़ों के साथ रहना, अंग्रेज़ हमारे देश में रहेंगे और उनके साथ ही देश को डेवलप करना है। लेकिन गांधी जी जब अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग में शरीक किया, उसके बाद रॉलेट एक्ट ला के आए, तो इससे समझ गए कि भाई अंग्रेज़ हमारे देश के लिए अच्छा नहीं चाहते हैं। तो अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूरा पावर यहाँ के लोगों को चाहिए। तो उन्होंने इन 3 इश्यूज़ को लेके यह नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किया था। तो चलिए इसके बारे में और आगे स्लाइड में हम पढ़ते हैं। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो कारण क्या-क्या था आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या था, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ क्या थी, मतलब क्या-क्या करना था इसमें। तो पहला पॉइंट क्या करना था इसमें, गांधी जी ने या फिर कांग्रेस ने डिसाइड किया था, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट ऑफ फॉरेन मेड आर्टिकल्स। मतलब जितनी भी चीज़ें भारत में बनी होंगी, स्वदेश में बनी होंगी, वो सब चीज़ का इस्तेमाल करना है और जो भी चीज़ें विदेशों से आती है उसको यूज़ नहीं करना। जैसे आप जानते हैं अभी रिसेंटली इंडिया चाइना के बीच जो वार चल रहा है, जो भी पॉलिटिकल वार चल रहा है, उसके तहत क्या है कि फ़ॉरेन के चाइना के बहुत सारे ऐप या सामान बंद करने का बात होता है, जिससे वहाँ को चाइना को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होगा। उसी प्रकार गांधी जी सोचे कि चलिए हम बायकॉट करेंगे, जिससे विदेशों का सामान हम खरीदेंगे नहीं इंडियंस, प्लस हमारे देश में जो सामान बनेंगे उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट था सरेंडर ऑफ ऑनररी पोस्ट एंड टाइटल। क्या थे कि अंग्रेज़ भारत के लोग जो अच्छे कार्य करते थे उनको बहुत सारे ऑनर्स देते थे। जैसे सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को आप जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था उनकी गीतांजलि नाम का कविता संग्रह के लिए। तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने उनको नाइटहुड की उपाधि दी थी, तो उन्होंने जलियांवाला बाग में शरीक के बाद वो उपाधि वापस कर दी। और जब गांधी जी अफ्रीका गए थे तो अफ्रीका में भी उन्होंने ब्लैक पीपल के लिए बहुत कुछ किया था, जिससे पूरे दुनिया में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, तो गांधी जी इसे भी लौटा देते हैं। बहुत सारे लोगों को राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी अंग्रेज़ों द्वारा, तो बहुत लोगों ने अपनी उपाधियों को भी लौटा दिया। रिजेक्शन ऑफ अर्बन दरबार्स, मतलब जो अंग्रेज़ों के वाइसरॉय के या फिर अंग्रेज़ी गवर्नर्स के जो दरबार होते थे उनका उन्होंने रिजेक्शन कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, या कि वहाँ के जो भी क्षेत्रीय दल थे। प्रोग्रेसिव रिजेक्शन बाय लॉयर्स ऑफ ब्रिटिश कोर्ट, जो भी ब्रिटिश कोर्ट है वहाँ से जो इंडियंस लॉयर है उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया। बायकॉट ऑफ इलेक्शन अपॉइंटिंग न्यू काउंसिल, जो भी न्यू काउंसिल बनना है उसके लिए जो इलेक्शन होना है उसको भी उन्होंने निरस्त कर दिया। बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट रन एंड स्टेट असाइंडेड स्कूल्स, जो भी सरकार के द्वारा राज्य में या फिर पूरे देश में स्कूल वगैरह शिक्षण संस्थान चलाए जाते थे उसको भी बहिष्कार करने का गांधी जी ने आह्वान किया। प्रमोट ऑफ खादी, और खादी मतलब देसी वस्त्र उद्योग, तो उसको प्रमोट करने के लिए गांधी जी ने सबको आग्रह किया, मतलब खादी का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें इस मूवमेंट के प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ हैं। आप इसको ज़रूर याद रखें, एग्जाम्स में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंटली आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है अंग्रेजों पर, सबसे बड़ा इफेक्ट होता है इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द अप्रोच ऑफ नॉन वायलेंस campaign by the Mahatma Gandhi, the non-cooperative movement spark of all incident of mob violence in चौरा चौरी in the United Provinces। क्या होता है कि पूरे देश में अब गांधी जी ने ये आह्वान कर देते हैं कि इस तरह का हम मूवमेंट करेंगे, जिससे पूरे देश में एक साथ मूवमेंट शुरू होता है, जिससे अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में पहली बार नॉन वायलेंस मूवमेंट हुआ था। मतलब कोई भी शस्त्र नहीं उठाएंगे, कोई किसी को मारेंगे नहीं, किसी भी तरह का किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस था। तो ये पूरे देश में हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी दुर्घटना क्या घटी, गांधी जी अपने वसूलों के पक्के इंसान थे। तो क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर है वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है चौरा चौरी। आप देख सकते हैं हमने अंडरलाइन कर लिया है चौरी चौरा। तो वहाँ पर क्या होता है, फ्यू पुलिस कांस्टेबल वेर किल्ड फ्लाइंग एन अटैक ऑफ ए पुलिस आउटपोस्ट ऑन 5 1922। क्या होता है कि चौरा चौरी नामक जगह पर एक बार एक
जो भीड़ है, जनता जो है, इस नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के तहत मौन व्रत धारण करके वहाँ से गुजर रही थी शांतिपूर्वक अंग्रेज़ों का विरोध करते हुए, तो पुलिस वहाँ जा कर के उन पर गोलियाँ दाग देती है उस भीड़ पर। तो इससे गुस्साए लोग पुलिस को मारने दौड़ाते हैं और पुलिस जाके थाना में घुस जाती है और वहाँ ये घटना घटती है 5 फरवरी को। और उसी वक्त उसी समय पर जो भी जनता है वो पुलिस स्टेशन को, चौकी को चारों ओर से घेर लेती है और उसे आग लगा देती है। तो यह एक हिंसात्मक वायलेंस वर्क था पब्लिक के द्वारा। तो इससे क्या होता है, गांधी जी बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और उन्होंने 1922 को उसी वक्त कह देते हैं कि चलिए हम इस मूवमेंट को सस्पेंस कर देंगे, मतलब स्थगित कर देते हैं, और गांधी जी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है, गांधी जी रिटर्न ऑल द मेडल्स ही हैड रिसीव्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वॉर सर्विस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक दिस केसरी हिंद गोल्ड मेडल एक्सेट्रा। ये तो मैंने आपको पहले ही बतलाया था, केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी को मिली थी वॉर मेडल के रूप में। आप देख सकते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में किस प्रकार से लेडीज़ लोगों ने भी भाग लिया था। उन्होंने देसी वस्त्र पहने थे, देसी साड़ियाँ उन्होंने इस्तेमाल की, कंगने तोड़ दिया उन्होंने, ब्लैक काला सूता उन्होंने बांधा, कान में जो बालियाँ लगाती थी वो बालियाँ निकाल के उन्होंने वहाँ पर भी सूता बांधा, लकड़ी वगैरह या साल का पत्ता ट्राइबल्स लोगों ने यूज करते थे। तो ये सारे लड़कियों का भी योगदान है, उन्होंने मंगलसूत्र खोल दिया, उसकी जगह किसी धागे का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से लड़कियों ने भी बहुत सहयोग किया इस महान आंदोलन में, जिसने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत ही अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आप देख सकते हैं यह उस समय का एक न्यूज़पेपर है, पब्लिक मीटिंग एंड bonfire of foreign clothes on Sunday 9th of 6:30 PM का एक न्यूज़पेपर है, ग्रेट bonfire है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये चीज़ मैंने आप लोग के लिए प्रेजेंट किया है इस स्लाइड में। और माय डियर फ्रेंड्स, गांधी जी को जब उन्होंने इस मूवमेंट को सस्पेंस करते हैं तो उनके बाद क्या होता है, उनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट कर लेने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। गांधी रिटर्न्स फ्रॉम ए ब्रीफ इन हाइबरनेशन फ्लॉइंग हिज imprisonment and launched the civil disobedient movement in 1930 delaying government orders। और उसके बाद क्या होता है, गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद कई आंदोलन, मतलब छुटपुट आंदोलन होते हैं, गांधी जी को उसके बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ अपने कारस्तानियों से, अपने जो भी वो काम थे इंडिया के अगेंस्ट में, उससे बाज नहीं आते। और 1930 में गांधी जी ने फिर और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक मूवमेंट शुरू किया था जिसका नाम है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल मूवमेंट होता है और जिसका भी पूरे इंग्लैंड तक इसका खबर पहुंचता है और इंग्लैंड के डायरेक्ट प्रधानमंत्री आकर के गांधी जी से मिलते हैं। इसका पूरा स्टोरी कल की वीडियो में हम देखेंगे। कल जब आप वीडियो देखेंगे तो कल हम सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इसका कुछ स्लाइड्स हम आपको आज ही प्रेजेंट कर दे रहे हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1932 1934। आप इसे कल के वीडियो में देखना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का नाम है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चैनल को लाइक करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं हमारे वीडियो को वहाँ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।